मई 2022 को भारत ने जब गेहूं के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया तो वर्ल्ड लेवल पर गेहूं की कीमतों में भारी उछाल देखा गया। ग्लोबल मार्केट जो रशिया यूक्रेन वॉर के कारण पहले से ही सफिशिएंट फूड सप्लाई करने में स्ट्रगल कर रहा था, उसकी दशा और भी बिगड़ गई। भारत के इस फैसले ने जहां वैश्विक बाजारों को हिलाकर रख दिया था, तो वहीं अमेरिका समेत अन्य देश भारत से गेहूं के एक्सपोर्ट पर बैन को हटाने की अपील करने लगे। लेकिन ये कहानी भारत द्वारा वीट एक्सपोर्ट को बैन करने और इससे वर्ल्ड लेवल पर पड़ने वाले इम्पैक्ट के बारे में नहीं है। ये कहानी है भारत के उस रोमांचक सफर की जिसने कभी भुखमरी से जूझ रहे देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश बना दिया। एक समय ऐसा भी था जब भारत अमेरिका से बेहद घटिया किस्म का गेहूं खरीदने को मोहताज था। उस समय अमेरिका से आने वाले गेहूं की क्वालिटी इतनी खराब थी कि एक्सपर्ट्स इसे सुअरों के खाने के लायक भी नहीं समझते थे। लेकिन भारत ऐसे गेहूं के लिए भी अमेरिका पर निर्भर था, जो इतने खराब गेहूं को देने में भी धौंस दिखाता था। भारत के लिए हालात बुरे थे। देश की एक बड़ी आबादी अनाज की आपूर्ति से दूर थी। यही कारण था कि प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री को देशवासियों से हफ्ते में एक दिन का फास्ट रखने की अपील करनी पड़ी। एक तरफ भारत ऐसे हालातों से जूझ रहा था, तो दूसरी ओर इंटरनेशनल लेवल पर भी भारत कई उलझनों में फंसा हुआ था। एक और जहां भारत पाकिस्तानी घुसपैठियों से परेशान होकर पाकिस्तान के साथ युद्ध में उतरा हुआ था, तो वहीं दूसरी ओर अमेरिका की धमकियों ने परेशान कर रखा था। कभी अमेरिकी न्यूज़पेपर इंडियंस को हाथ में कटोरा लिए भिखारी की तरह दिखाते, तो कभी गेहूं से भरे शिप्स भारत भेजे ही नहीं जाते। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब भारत इतने बुरे हालात से गुजर रहा था, तो भारत इससे उभरा कैसे? क्या था वो ग्रीन रेवोल्यूशन जिसने भारत की दशा को बदल कर रख दिया? कैसे कभी औरों पर अनाज के लिए मोहताज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वीट प्रोड्यूसर बन गया? भारत पर अपने 200 सालों के राज में अंग्रेजों ने भारत को जी भर कर लूटा। कभी सोने की चिड़िया कहा जाने वाला भारत इतनी बुरी दशा में पहुंच गया कि एक बड़ी आबादी को 2 वक्त की रोटी तक नसीब नहीं थी। चारों तरफ भुखमरी का आलम था। सबसे बुरा हाल बंगाल में देखा गया, जहां 1943 से 1944 के बीच भुखमरी ने अपने पांव ऐसे पसारे कि 30 लाख से ज्यादा लोगों ने भूख से तड़प कर अपनी जिंदगी गंवा दी। साल 1947 में अंग्रेज तो भारत को छोड़कर चले गए, लेकिन जाते जाते वो ऐसे बुरे हालात छोड़ गए जहां से संभलना भारत के लिए बेहद मुश्किल था। अंग्रेजों ने भारत में एग्रीकल्चर सेक्टर को इस हाल में पहुंचा दिया था कि आजादी के समय देश के पास खाने के लिए सफिशिएंट अनाज तक नहीं था। यह स्थिति तब थी जब भारत के 70% से भी ज्यादा लोग अपना घर चलाने के लिए एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थे। भारत का पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर मॉनसून पर निर्भर करता था, और ऐसे में गवर्नमेंट के पास भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कोई ऐसा प्लान नहीं था जिससे अगले कुछ सालों में अनाज की कमी को पूरा किया जा सके। 1950 से 1951 के बीच भारत में केवल 5 करोड़ टन फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन हुआ, जो देश की 35 करोड़ की आबादी का पेट भरने के लिए सफिशिएंट नहीं था। प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू भी स्थिति को समझते थे। उनका मानना था कि भूखे लोग एक महान देश का निर्माण नहीं कर सकते। इसलिए जब भारत में फर्स्ट 5 ईयर प्लान को लॉन्च किया गया, तो उसमें एग्रीकल्चर पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया था। अंग्रेजों ने भारत को इस कदर लूटा था कि आजादी के समय इस सेक्टर का डेवलपमेंट रेट 0% पर आकर अटक गया था। भारत में उस समय इरिगेशन के रिसोर्सेज इतने कम थे कि केवल 10% एग्रीकल्चरल लैंड की ही इरिगेशन की जा सकती थी। इस परेशानी को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने कई डैम बनाकर किसानों को फर्टिलाइजर पर सब्सिडी देना शुरू किया। गवर्नमेंट के इस प्रयास का जल्दी ही फूड ग्रेन के प्रोडक्शन पर असर दिखा, और ग्रोथ रेट जो 0% पर आकर अटकी हुई थी, वो बढ़कर 3% हो गई। लेकिन स्थिति अब भी ऐसी नहीं थी कि देश की पूरी आबादी का पेट भरा जा सके। उस समय भारत हर सेक्टर में पिछड़ा हुआ था। अंग्रेजों ने एग्रीकल्चर के साथ साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी भारत को हाशिए पर धकेल दिया था। एक तरफ जहां इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से वेस्टर्न कंट्रीज काफी तेजी से ग्रो कर रही थी, तो वहीं भारत में इंडस्ट्रीज नहीं के बराबर थी। भारत को डेवलप करने के लिए एग्रीकल्चर के साथ साथ इंडस्ट्रीज को भी डेवलप करना काफी जरूरी हो गया था। इसलिए नेक्स्ट 5 ईयर प्लान में गवर्नमेंट का मेन फोकस एग्रीकल्चर से हटकर इंडस्ट्रियलाइजेशन पर शिफ्ट हो गया। इससे एक बार फिर एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ की रफ्तार रुक गई, और फूड ग्रेन की शॉर्टेज को दूर करने के लिए सरकार इसे बाहर के देशों से इंपोर्ट करने लगी। साल दर साल बीतते गए। इस बीच भारत ने धीरे धीरे ही सही अपनी सभी समस्याओं पर काम करना शुरू कर दिया था। लेकिन 1962 के इंडो चाइना वॉर ने भारत को भारी मुश्किल में डाल दिया। लगभग 1 महीने तक चले इस वॉर के परिणाम भारत के पक्ष में नहीं रहे। ऊपर से इस युद्ध में हुए खर्चों ने भारत को कई साल पीछे धकेल दिया। हालात बद से बदतर तब हो गए जब 2 साल बाद देश में भयंकर अकाल पड़ा, जिसने देश में भुखमरी की समस्या को इस
कदर बढ़ा दिया कि 1/3 जनता को 2 वक्त का खाना जुटा पाना भी मुश्किल हो गया था। ऐसे बुरे हालातों के बीच 27 मई 1964 को प्राइम मिनिस्टर पंडित नेहरू की मौत हो गई। जवाहरलाल नेहरू की मौत के बाद लाल बहादुर शास्त्री देश के अगले प्रधानमंत्री बनते हैं। उन्होंने देश की जिम्मेदारियां संभाली ही थी कि अगले ही साल 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया। शास्त्री जी समझ नहीं पा रहे थे कि पहले वो भूखमरी की समस्या को सॉल्व करे या फिर सीमाओं के अंदर घुस आए पाकिस्तानी घुसपैठियों को उन्हीं की भाषा में जवाब दे। ऐसी स्थिति में शास्त्री जी ने पहले पाकिस्तानी घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने का निर्णय लिया। उनके मजबूत इरादे और चट्टान जैसे साहस के सामने पाकिस्तान ने जल्द ही अपने घुटने टेक दिए। इस वॉर में भारत ने पाकिस्तान के 170 टैंक ध्वस्त कर दिए, जिसमें 97 अमेरिकी पैटर्न टैंक भी शामिल थे। उस समय अमेरिकन पैटर्न टैंक अनडिफीटेबल माने जाते थे, लेकिन भारत ने इन्हें बुरी तरह से तहस नहस कर दिया था। अपने टैंकों का ये हश्र देखकर अमेरिका बौखला गया। ये वही दौर था जब भारत मजबूरी में अमेरिका की PL-480 स्कीम के तहत उसके द्वारा एक्सपोर्ट किए जा रहे लाल गेहूं को खाने के लिए मजबूर था। इसी कारण अमेरिका भारत के साथ मनमानी भी किया करता था। युद्ध के बीच ही अमेरिकन प्रेसिडेंट लिंडन जॉनसन ने शास्त्री जी को धमकी देते हुए कहा कि अगर भारत ने युद्ध नहीं रोका तो अमेरिका भारत को गेहूं भेजना बंद कर देगा। शास्त्री जी ने इस धमकी का सीधा जवाब देते हुए कहा कि अमेरिका चाहे गेहूं देना बंद कर दे, लेकिन भारत हर हमले का मुंह तोड़ जवाब देता रहेगा। भारत भले ही पाकिस्तान से इस युद्ध में जीत गया था, लेकिन इस वॉर के कारण भारत को कुछ नुकसान भी झेलना पड़ा। इस युद्ध के चलते देश महीनों तक बंद की स्थिति में रहा। 3 सालों के भीतर ही 2 वॉर्स में शामिल होने से डेवलपमेंट के कामों में खलल पड़ा हुआ था। फूड ग्रेन की कमी जस की तस बनी हुई थी और अमेरिका भी गेहूं देने में आनाकानी कर भारत को दबाने की कोशिश करता रहा। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाना नहीं चाहते थे। शास्त्री जी एक साहसिक और रणनीतिकार नेता थे, जिन्हें न केवल अमेरिका जैसे देश को सही जवाब देना आता था, बल्कि वो देशवासियों के हित के बारे में भी सही समझ रखते थे। उनकी नजर में देश के लिए सबसे बड़ा योगदान सीमा पर खड़े जवान और खेतों में फसल उगाते किसानों का था। ये वही थे जिन्होंने अमेरिका की इन धमकियों के बाद अक्टूबर 1965 में विजयदशमी के दिन दिल्ली के रामलीला मैदान में जय जवान जय किसान का नारा दिया था। जहां उन्होंने इस नारे से किसानों का हौसला बढ़ाते हुए उन्हें और मेहनत करने के लिए मोटिवेट किया, तो वही उन्होंने लोगों से हफ्ते में 1 दिन फास्ट रखने की अपील करते हुए कहा कि पेट पर रस्सी बांधो, साग सब्जी ज्यादा खाओ, लेकिन देश को किसी के आगे झुकने मत दो। फार्मर्स और एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट के कलेक्टिव कंट्रीब्यूशन से 1 दशक बाद ही भारत अनाज को लेकर सेल्फ सफिशिएंट हो गया और हर वक्त धौंस जमाने वाले अमेरिका से वीट लेना हमेशा के लिए बंद कर दिया। लेकिन भारत सेल्फ डिपेंडेंट कैसे बना, ये जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर क्या थी वो अमेरिका की PL-480 स्कीम, जिसके तहत गेहूं भारत में इंपोर्ट होता था और जिसके बलबूते अमेरिका भारत को आंख दिखाता था। 1954 में अमेरिकन प्रेसिडेंट ड्वाइट डी आइजनहावर ने फूड डेफिसिट और हंगर का सामना कर रहे दुनिया के कई देशों के लिए पब्लिक लॉ 480 प्रोग्राम लॉन्च किया था, जिसे PL-480 के नाम से जाना जाता है। इस प्रोग्राम के तहत अमेरिका ने अपने यहाँ के एक्स्ट्रा फूड प्रोडक्ट्स को कम प्राइस में जरूरतमंद देशों में भेजना शुरू किया, जिसमें भारत भी शामिल था। इसके सहारे अमेरिका अपनी इमेज दुनिया के सामने एक पीसफुल और हेल्पफुल कंट्री की बनाना चाहता था। भारत में उस समय अनाज की भारी कमी थी। एक बड़ी वंचित आबादी तक गेहूं पहुंचाने के लिए भारत को भारी सहायता की सख्त जरूरत थी। इसी सिलसिले में 1959 में ड्वाइट डी आइजनहावर भारत आए और प्राइम मिनिस्टर पंडित नेहरू से मुलाकात की, जिसके तहत अमेरिका ने भारत को हर संभव फूड ग्रेन प्रोवाइड करने और इसका पेमेंट इंडियन रुपीस में ही रखने का भरोसा दिलाया। इसके बाद 1954 में भारत और अमेरिका के बीच हुए PL-480 समझौते के तहत आ रहे गेहूं की मात्रा को मई 1960 में 4 साल के लिए बढ़ा दिया गया, जिसके बाद ये खरीद 1960 के साल में 4 गुना तक बढ़ गई। अमेरिका ने इस प्रोग्राम को फूड फॉर पीस का भी नाम दे रखा था, जिसके जरिए अमेरिका खुद को ऐसे पोर्ट्रे करता जैसे कि वो ये सब कुछ मुफ्त में बांट रहा था, जबकि असल में ये एक व्यापार था जिसमें वो एक एक दाने का भुगतान ले रहा था। लेकिन अमेरिका की लाख मनमानियों के बाद भी उससे गेहूं लेना भारत की मजबूरी थी। आजादी के बाद से ही मानसून भारत का साथ नहीं दे रहा था, जिससे कुछ सालों में भारत के अंदर वीट प्रोडक्शन में भारी गिरावट आ गई थी। इसलिए भारत अमेरिका की PL-480
सिक्योरिटी स्कीम पर काफी निर्भर था, जिसके तहत अगस्त 1956 से नवंबर 1959 के बीच भारत ने करीब 10.5 मिलियन मीट्रिक टन का अनाज अमेरिका से खरीदा। इस तरह देश का गुजारा चलता रहा। लेकिन इसी बीच 1964 में भारत में भयंकर सूखा पड़ा, जिससे किसानों की हालत और भी खराब हो गई थी। इसलिए कम पैदावार की कमी को पूरा करने के लिए भारत को अमेरिका के साथ साथ कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से भी वीट को इंपोर्ट करना पड़ा। देश में वीट प्रोडक्शन इतनी बुरी तरह से डिक्लाइन हुआ था कि इसी साल अमेरिकन एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स ने भारत का दौरा करते हुए ये प्रेडिक्ट किया था कि भारत एक ऐसी एग्रीकल्चर प्रॉब्लम से जूझ रहा है जो 1970 के दशक में लाखों लोगों की मौत का कारण बनेगी। हालांकि उनका यह अनुमान आने वाले सालों में गलत साबित हुआ, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उस वक्त भारत बहुत बदतर स्थिति से गुजर रहा था। सच ये भी है कि अमेरिका ने चाहे सीधे तरीके से या फिर आनाकानी करके भारत को समय से अनाज पहुंचाया था, जिससे भारत की मदद हुई। लेकिन 1965 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ा तो अमेरिका और भारत के रिश्ते में दरार आ गई। अमेरिकन प्रेसिडेंट लिंडन जॉनसन को लगता था कि भारत उनकी स्कीम का इस्तेमाल अपनी कंडीशन को सुधारने के बजाय डिफेंस इक्विपमेंट्स को खरीदने में कर रहा है। PL 480 के तहत अमेरिका द्वारा भारत की मदद उसकी सोची समझी चाल थी। वह ऐसा करके भारत को सोवियत से दूर करना चाहता था। इसके तहत अमेरिका को गेहूं के बदले पेमेंट इंडियन करेंसी में मिल रहा था, जिसका इन्वेस्टमेंट वो भारत में ही कर सकता था। इसलिए अमेरिका ने इस डील से पहले एक कंडीशन भी रखी थी कि भारत को पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स उससे ही खरीदने होंगे। इस तरह अमेरिका को दोनों तरफ से फायदा हो रहा था। वहीं अमेरिका द्वारा भेजे जा रहे गेहूं की क्वालिटी इतनी खराब थी कि कुछ एक्सपर्ट्स के हिसाब से ये केवल सुअरों को खिलाने के लायक था। इतनी खराब क्वालिटी के गेहूं भारत द्वारा खरीदे जाने से एक्सपर्ट्स के साथ साथ पब्लिक भी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रही थी। गवर्नमेंट में ही शामिल कुछ लोगों का मानना था कि इतने पैसे खर्च करने के बजाय भारत को खुद ही इसके प्रोडक्शन को बढ़ाने पर जोर देना चाहिए। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने इस बारे में स्ट्रॉन्ग एक्शन तब लिया जब 1965 के युद्ध के दौरान अमेरिका ने भारत को धमकाना शुरू किया। इस धमकी को शास्त्री जी ने सीरियसली लेते हुए एग्रीकल्चर बजट को बढ़ा दिया। इसके बाद फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर चिदम्बरम सुब्रमण्यम ने कैबिनेट के सामने 2 पॉइंट फॉर्मूला का प्रस्ताव रखा। पहले पॉइंट में उन्होंने किसानों को प्राइस इंसेंटिव्स देने की बात की, तो वही दूसरे पॉइंट में उन्होंने साइंटिफिक फार्मिंग पर जोर देने को कहा। उनके इस फैसले का खूब विरोध भी हुआ था, लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर के बावजूद वो अपने फैसले पर डटे रहे और शास्त्री जी का विश्वास जीतने में कामयाब रहे। इसके बाद सी सुब्रमण्यम ने एग्रोनॉमिस्ट MS स्वामीनाथन के साथ मिलकर एक नए एग्रीकल्चर प्रोग्राम की शुरुआत की। ये नया एग्रीकल्चर प्रोग्राम भारत में एग्रीकल्चर सेक्टर की सूरत बदलने वाला था, जिसमें सबसे बड़ी भूमिका MS स्वामीनाथन की थी। आगे चलकर एग्रीकल्चर में उनके इस ग्रेट कंट्रीब्यूशन के लिए उन्हें फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन का दर्जा भी दिया गया। लेकिन शुरुआत में MS स्वामीनाथन का एग्रीकल्चर में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उनके पिता उन्हें डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन 1943 के बंगाल फैमिन का उन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। इसके बाद उन्होंने मेडिकल की सीट छोड़कर किसानों की हालत को सुधारने के लिए कोयम्बतूर एग्रीकल्चर कॉलेज में अपना एडमिशन करवा लिया। यहाँ से एग्रीकल्चर में ग्रेजुएट होने के बाद उन्होंने इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली और फार्मिंग से जुड़े रिसर्च के काम में जुट गए। स्वामीनाथन जब देश की फार्मिंग से जुड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए रिसर्च में जुटे हुए थे, उसी समय भारत से हजारों मीलों दूर एक बड़ा एक्सपेरिमेंट हो रहा था, जिसका असर जल्द ही भारत पर भी पड़ने वाला था। इस एक्सपेरिमेंट के कर्ता धर्ता अमेरिकन एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट नॉर्मन बोरलॉग थे, जो अपनी रिसर्च से फार्मिंग में प्रोडक्शन बढ़ाकर पूरी दुनिया से भूखमरी मिटाना चाहते थे। यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा से प्लांट पैथोलॉजी और जेनेटिक्स में PhD पूरी करने के बाद नॉर्मन बोरलॉग मेक्सिको चले गए। यहाँ उन्होंने गेहूं के हाइब्रिड सीड्स जैसे पिटिक 62 और पेंजामो 62 तैयार किए, जिनमें बीमारियां भी कम लगती थी और वो ट्रेडिशनल सीड्स के मुकाबले कई गुना ज्यादा पैदावार भी देते थे। 1963 में उन्होंने मेक्सिको में इन हाइब्रिड सीड्स को जगह जगह लगवाया था। इन बीजों का जल्द ही रिजल्ट देखने को मिला और उसी साल मेक्सिको में वीट का प्रोडक्शन पहले के कंपैरिजन में 6 टाइम्स तक बढ़ गया। ये एग्रीकल्चर सेक्टर में एक बड़ी क्रांति थी, जिसे आगे चलकर ग्रीन रेवोल्यूशन का भी नाम दिया गया। दरअसल ग्रीन रेवोल्यूशन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ाने का एक न्यू मेथड है, जिसमें ट्रेडिशनल सीड की जगह हाई यील्डिंग वेराइटीज के सीड्स का इस्तेमाल किया जाता है। पौधा ग्रो करने के बाद उसे भरपूर पानी देकर फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स की हेल्प से प्रोडक्शन को बढ़ाया जाता है। शुरुआती दौर में इसे गेहूं पर आजमाया गया था, बाद में चावल, ज्वार, बाजरा और मक्का पर भी इसका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा। भारत में भी इसी ग्रीन रेवोल्यूशन के जरिए MS स्वामीनाथन ने फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने का काम किया। जब बोरलॉग
मैक्सिको में वीट के सीड्स पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो स्वामीनाथन भी इस पर नजर रखे हुए थे। 1963 में बॉरलॉग के प्रयासों से जब वहां गेहूं की बम्पर पैदावार हुई तो एमएस स्वामीनाथन ने बॉरलॉग को भारत बुलाने का मन बना लिया था। हालांकि एमएस स्वामीनाथन इससे पहले भी कई बार बॉरलॉग से इन सीड्स की मांग कर चुके थे, लेकिन बॉरलॉग खुद पहले भारत आकर यहाँ के एनवायरमेंट और सॉइल को परखना चाहते थे। मार्च 1963 में बॉरलॉग भारत आते हैं और उत्तर भारत के कई राज्यों का दौरा कर नए किस्म के गेहूं का परीक्षण करते हैं। उन्होंने अपनी रिसर्च के बाद अनुमान लगाया कि ये नया वीट भारत में भी 4 से 5 टन पर हेक्टेयर पैदावार दे सकता है, जबकि भारत का ट्रेडिशनल सीड केवल 2 से 3 टन पर हेक्टेयर ही पैदावार देता था। उस समय सी सुब्रमण्यम फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, जिन्होंने स्वामीनाथन के उन सभी एफर्ट्स को फुल्ली सपोर्ट किया जिनसे ज्यादा प्रोडक्शन वाली सभी फसलों का भारत में विस्तार हो सकता था। किसान रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए उन्होंने दिल्ली में अपने घर के आगे गेहूं की खेती कर साबित किया कि न्यू सीड्स इंडियन एग्रीकल्चर में रेवोल्यूशन ला सकते हैं। सुब्रमण्यम को प्राइम मिनिस्टर शास्त्री जी का भी पूरा सपोर्ट मिला। उन्होंने स्वामीनाथन और सुब्रमण्यम द्वारा मेक्सिको से गेहूं के नए बीज मंगवाने के प्रपोजल को भी मान लिया। मेक्सिको से गेहूं के सोनोरा 63, सोनोरा 64, मेयो 64 और लर्मा रोजो 64 के 18,000 टन से ज्यादा सीड्स इंपोर्ट किए गए। इसके बाद इन्हें फार्मर्स के बीच फ्री ऑफ कॉस्ट बांटा गया। इन सीड्स को ज्यादातर हरियाणा, पंजाब और वेस्ट उत्तर प्रदेश के फार्मर्स को दिया गया, क्योंकि उस समय यहाँ इरिगेशन के रिसोर्सेज अन्य राज्यों से बेहतर थे। इसके अलावा गवर्नमेंट ने फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स पर सब्सिडी भी देना शुरू कर दिया ताकि किसानों को गेहूं की खेती का इंसेंटिव्स मिल सके। गवर्नमेंट की डेवलपमेंट पॉलिसी से देश तरक्की की पटरी पर पहुंचने की ख्वाहिश में आगे बढ़ ही रहा था कि 11 जनवरी 1966 के दिन ताशकंद में शास्त्री जी की मौत हो गई। उनकी मौत की खबर से पूरा देश सन्न रह गया। लोगों को डर था कि देश में शुरू हुए इस रेवोल्यूशन पर अब कहीं ब्रेक ना लग जाए। लेकिन शास्त्री जी के बाद इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी और उन्होंने भी इस प्रोग्राम को अपना सपोर्ट देना जारी रखा। हालांकि इंदिरा गांधी के पीएम बनते ही अमेरिका के साथ भारत के रिश्तों ने एक नया मोड़ लेना शुरू कर दिया था। प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद जब वो 1966 में अमेरिका गई तब अमेरिकन प्रेसिडेंट लिंडन जॉनसन उनसे बेहद प्रभावित हुए थे। उन्होंने भारत को मदद करने का भरोसा दिया था। उसी टूर के दौरान इंदिरा गांधी के वेलकम के लिए व्हाइट हाउस में एक पार्टी रखवाई गई थी। इस पार्टी में जॉनसन इंदिरा गांधी के साथ डांस करना चाहते थे, लेकिन इंदिरा गांधी ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया था, जिससे जॉनसन बेहद नाराज हो गए थे। ये वही वक्त था जब वियतनाम वॉर चल रहा था। जॉनसन चाहते थे कि इस मसले में भारत अमेरिका का सपोर्ट करे, लेकिन भारत लौटने के बाद इंदिरा गांधी ने इसका उल्टा करते हुए अमेरिका का ही विरोध किया। इससे जॉनसन इंदिरा गांधी से चिढ़ गए और भारत को PL 480 के तहत मिलने वाले गेहूं में देरी की जाने लगी। कई बार सब कुछ तैयार होने के बाद भी गेहूं से भरे शिप्स को लास्ट मोमेंट तक भारत नहीं भेजा जाता। उसकी अनाज देने में शर्तें और आनाकानी बढ़ती ही जा रही थी। ये सब जॉनसन का किया धरा था और इंदिरा गांधी भी जॉनसन के पैतरों को अच्छी तरह से समझती थी, लेकिन वो चाहकर भी कुछ कर पाने में असमर्थ थी। इसलिए वो चुपचाप भारत में अच्छी पैदावार होने का बेसब्री से इंतजार करने लगी। भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन का सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट किया जा चुका था, जिसके चलते फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए नए किस्म के सीड्स को ज्यादा से ज्यादा बोया जाना जरूरी था। इसलिए किसानों में इन बीजों की खेती के प्रति इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने गेहूं का मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP तय किया। किसानों को भरोसा दिलाया गया कि अगर उनकी फसल बर्बाद भी होती है तो गवर्नमेंट द्वारा उनके लॉस की भरपाई की जाएगी। सरकार के इस फैसले से किसानों के बीच एक अच्छा मैसेज गया और उनका गवर्नमेंट के ऊपर भरोसा बढ़ने लगा। कुछ वक्त बाद सभी को चौंकाते हुए केवल 4 साल में ही वीट प्रोडक्शन 1.2 करोड़ टन से बढ़कर 1.7 करोड़ टन हो गया। यहाँ से भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर में रेवोल्यूशन आना शुरू हो गया था। चारों तरफ फसलें लहराने लगी और गेहूं का खूब प्रोडक्शन होने लगा। अगले 2 सालों में ही गेहूं का प्रोडक्शन 2 गुना हो गया। इसके बाद भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन को और एक्सपैंड किया गया, जिसके चलते भारत का फूड प्रोडक्शन बढ़ता ही चला गया। जहां एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो कर रहा था तो वही सरकार ने बफर स्टॉक बनाकर फूड ग्रेन्स को प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया, ताकि खराब मॉनसून के कारण फसलें ठीक से ना हो पाने पर देश फूड प्रोडक्शन की कमी से ना जूझे और बाहरी मदद पर निर्भर ना रहना पड़े। कंसिस्टेंट अवेलेबिलिटी के अलावा बफर स्टॉक का पर्पस प्राइसेस को स्टेबल रखते हुए मार्केट अनसर्टेनिटीज को कम करने के लिए भी होता है। इसी मोटिव के साथ 1970 में 1 करोड़ टन कैपेसिटी का बफर स्टॉक बनाया गया। 1977
1971 के दौरान ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण ही एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़कर 10.84 करोड़ टन हो गया था। इसके बाद इसमें और तेजी लाने के लिए इंदिरा गांधी के रिकमेंडेशन पर 4th 5 ईयर प्लान एग्रीकल्चर पर फोकस रहा और उसमें एग्रीकल्चर के लिए हायर फाइनेंशियल एलोकेशन की बात की गई। आगे के कुछ सालों में एग्रीकल्चर सेक्टर में कमाल की प्रोग्रेस देखी गई, जहां पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नए गेहूं की खेती का एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा, तो वहीं तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में धान की खेती का प्रयोग किया गया था, जो बेहद सफल रहा। इसका नतीजा ये हुआ कि आज तक ये स्टेट्स फूड प्रोडक्शन के मामले में भारत के सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स बने हुए हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन ने भारत की जमीन को फिर से फसलों से भर दिया था और भारत में लगभग भूखमरी की समस्या मिट चुकी थी। लेकिन इंदिरा गांधी के सामने साल 1971 में एक नई प्रॉब्लम आकर खड़ी हो गई, जब वेस्ट पाकिस्तान के अत्याचारों से परेशान होकर ईस्ट पाकिस्तान के लोग भारी मात्रा में भारत माइग्रेट करने लगे। भारत अभी अभी भूखमरी की समस्या से उभरा था। ऐसे में पाकिस्तान से लाखों की तादाद में आ रहे रेफ्यूजीज को भारत में बसा पाना पॉसिबल नहीं था। इंदिरा गांधी समझ नहीं पा रही थी कि इस पर वो किस तरह रिएक्ट करे। 1971 में उन्होंने अमेरिका जाकर ईस्ट पाकिस्तान के मुद्दों पर अमेरिकन प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन से बात की, लेकिन उस समय रिचर्ड निक्सन ने उनकी बातों को सीरियसली नहीं लिया। इसके बाद इसी साल 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच ईस्ट पाकिस्तान को लेकर युद्ध हुआ, तो अमेरिका साफ तौर पर भारत के खिलाफ था। रिचर्ड निक्सन ने पहले तो भारत को युद्ध न करने की धमकी दी, लेकिन जब भारत नहीं माना तो अमेरिका ने अपने समुद्री बेड़े 7th फ्लीट भारत की तरफ मोड़ दिए। हालांकि अमेरिका के ये डराने धमकाने वाले हथकंडे किसी काम न आ सके। भारत ने 1971 के युद्ध में न केवल पाकिस्तान को भारी शिकस्त दी, बल्कि ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश के रूप में इंडिपेंडेंट देश भी बना दिया। इसके बाद निक्सन ने एक बार फिर PL 480 के तहत मिलने वाले अनाज को लेकर धमकाना शुरू किया, लेकिन भारत अब बदल चुका था। अब भारत उस स्थिति से कहीं ऊपर था जो अमेरिका की धमकियों से चिंतित होता। इसके अलावा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी एक ऐसी साहसिक महिला थी जिन्हें अपना स्वाभिमान बहुत प्यारा था। उस समय तक भारत में अनाज का प्रोडक्शन भी इतना बढ़ चुका था कि देश की पूरी आबादी का पेट भरा जा सके। 1971 में भारत में फिर से बम्पर पैदावार हुई, जिसने भारत के आत्मनिर्भर होने के हौसले को और भी मजबूत कर दिया। इसके बाद भारत ने अमेरिका की बार बार की धमकियों पर फुल स्टॉप लगाते हुए इसी साल 29 दिसंबर 1971 को PL 480 से निकलने का ऐलान कर दिया। इस तरह तय समय से पहले ही इस स्कीम से निकलकर भारत ने अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब दिया। ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत के बाद अगले 10 सालों में भारत फूड प्रोडक्शन के मामले में सेल्फ रिलायंट बन गया। 1978-79 आते आते भारत का फूड प्रोडक्शन 131 मिलियन टन तक पहुंच गया। इससे भारत दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट फूड प्रोड्यूसर बन गया। जैसे जैसे भारत फूड प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट बंद करता गया, किसानों की स्थिति भी सुधरती चली गई। देखते देखते ऐसा भी समय आया कि कभी फूड डेफिसिट में रहने वाला भारत ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद अपनी पूरी आबादी का पेट भरने के साथ साथ हर साल दूसरे देशों को भी फूड एक्सपोर्ट करने लगा। इस ग्रीन रेवोल्यूशन के बदौलत ही आज भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी व्हीट प्रोड्यूसिंग कंट्री है। लेकिन जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार इसके कई नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिले। 5 दशक के बाद ग्रीन रेवोल्यूशन के साइड इफेक्ट्स धीरे धीरे सामने आने लगे। ज्यादा प्रोडक्शन के चक्कर में हर साल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स की जरूरत बढ़ती चली गई और आज भारत दुनिया में चीन के बाद इसके इस्तेमाल के मामले में दूसरे नंबर पर है। फर्टिलाइजर्स के अधिक इस्तेमाल से खेत की नेचुरल फर्टिलिटी घटती गई और जमीन कम फर्टाइल होने लगी। ज्यादा प्रोडक्शन के लिए फर्टिलाइजर के अधिक इस्तेमाल ने उपजाए गए अनाजों को ही जहरीला बना दिया। ग्रीन रेवोल्यूशन ने एनवायरमेंट को भी बहुत बुरी तरह से डैमेज किया है। इसके अलावा ग्रीन रेवोल्यूशन से गेहूं, चावल और मक्का का प्रोडक्शन काफी बढ़ गया था, इसलिए किसानों ने इन तीनों की खेती करने पर ज्यादा जोर दिया, जिससे दलहन और तिलहन जैसे ग्रीन पर किसान फोकस ही नहीं कर पाए। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पूरी खेती केवल गेहूं और धान पर निर्भर हो गई। धान जैसी फसलों के लिए ज्यादा पानी की जरूरत होती है। बहुत ज्यादा धान की खेती की वजह से इन इलाकों का ग्राउंड वाटर लेवल काफी नीचे चला गया और इसने इन स्टेट्स में एक गंभीर वाटर क्राइसिस को बढ़ाने का काम किया। आज सिचुएशन ये है कि गवर्नमेंट ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए मजबूर हो चुकी है। ग्रीन रेवोल्यूशन से फूड प्रोडक्शन में भारी ग्रोथ जरूर देखी गई, लेकिन इससे छोटे किसानों को कोई खास फायदा नहीं हुआ। बाद में MS स्वामीनाथन ने भी इससे होने वाली इन दिक्कतों को एक्सेप्ट किया। हालांकि ग्रीन रेवोल्यूशन से भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर की स्थिति में जो सुधार आया, उससे इनकार नहीं किया जा सकता है।